हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर हमारा 3rd चल रहा है, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 2nd है। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1st देख लिया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। लेक्चर नंबर 1st देखा होगा तो 2nd आज का जो लेक्चर है इसको देखने में बहुत आसानी होगी, आपको चीजें कनेक्टेड लगेगी और इजीली समझ में आएगा। ओके, सो अल्टीमेटली हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, जर्नल का फॉर्मेट करेंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। बट प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा, लेक्चर नंबर 1st के अंदर मैंने कहा आपको कुछ जो अकाउंटिंग रूल्स है, जिनको हम मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स बोलते हैं, वो करवाए थे आपको, ठीक है। और उसमें मैंने आपको 3 रूल बताए थे। सबसे फर्स्ट रूल जो था वो एसेट्स के ऊपर था। एसेट्स डेबिट होती है, और एसेट्स अगर इंक्रीज हो जाए तो उसको और डेबिट करना है, और एसेट अगर डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लेक्चर नंबर 1st से कनेक्ट करा रहा हूं आपको, फिर आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको लायबिलिटीज का रूल बताया था कि लायबिलिटीज क्रेडिट होती है। लायबिलिटीज को अगर इंक्रीज करना हो तो और क्रेडिट करो, और लायबिलिटीज को अगर डिक्रीज करना हो तो डेबिट करो। फिर 3rd नंबर रूल हमारा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड था, या नॉमिनल रूल था। ये बोलता था जितने भी बिजनेसेस के एक्सपेंसेस हैं या फिर जो लॉसेस हैं, उनको क्या करना, आपको डेबिट करना। और एक बिजनेस की जितनी भी इनकम्स हैं, या फिर अगर बिजनेस में कोई हमें प्रॉफिट होता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ओके, अब ये जो एसेट एंड लायबिलिटीज है इसको डिटेल में समझते हैं। अब एसेट एंड लायबिलिटी को अगर डिटेल में समझना है तो हमें बैलेंस शीट को अच्छे से समझना पड़ेगा। बैलेंस शीट को समझना अच्छे से तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। देखो, और बैलेंस शीट होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बैलेंस शीट जो है एक तरह का स्टेटमेंट होता है, जिसके अंदर एक बिजनेस की एसेट एंड लायबिलिटीज को शो किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है अच्छे से। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। जो सॉल प्रोप्राइटरशिप होती है ना, उनका फॉर्मेट तो ऐसा ही होता है। हाँ, अदर जो होता है उनका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, जैसे कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग होता है। बट हम एक बार सोल प्रोप्राइटरशिप की, यानी कि जो एकल व्यापार होते हैं, उनकी बैलेंस शीट को समझते हैं तो फिर आसानी रहेगी। तो ये है आपका बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026, इस तरीके से लिखा जाता है। इस दिन की ये बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट जो होती है किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है ना, उसको वो प्रेजेंट करती है, शो करती है। किसी भी कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट को अच्छे से रीड करोगे तो आपको उस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है, वो आपको पता चल जाती है। क्योंकि बैलेंस शीट में दिखाया जाता है एसेट एंड लायबिलिटीज को। आप खुद अपने ऊपर देख लो कि भाई अपनी किसी होता ना, इस फैमिली की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, कैसे उनके पास एसेट्स अच्छी है और उनकी कमाई जो है बढ़ रही है, और उनके जो लोन्स वगैरह है, लाइबिलिटीज वगैरह वो कम है। तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो अच्छी है। ऐसे कैसे बिजनेस के अंदर भी होता है। ओके, ठीक है सर, आपने एक लाइबिलिटीज लिखा है, एक एसेट्स लिखा है। एसेट से कैश जनरेट होता है हमेशा, और लाइबिलिटीज से कैश हमको किसी को पे करना होता है। कि भाई किसी से कुछ उधार ले लिया है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज लाइबिलिटीज। कि भाई हमारा दायित्व है कि उसको पैसे दो, क्योंकि उससे हमने कुछ लिया है। जैसे आपने अपने यहाँ पर कोई एक एम्प्लॉय रख लिया, उससे काम करवा लिया, तो अब आपकी लाइबिलिटी बनती है कि उसको भाई सैलरी देनी पड़ेगी। आपने बैंक से लोन ले लिया, और लोन लेने के बाद में आपका ये लायबिलिटी है कि आप उसको, आपका ये दायित्व है कि आप उसको लोन का रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट के अंदर ऑन टाइम करें। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, याद है ना। तो बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है, दोनों सेपरेट पर्पज है अकाउंटिंग के। दोनों सेपरेट पर्सन है अकाउंटिंग पर्पज से, लेखांकन के उद्देश्य से। व्यापार और व्यापारी अलग है। तो जब अलग है तो हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेसमैन को अलग पर्सन, अदर पर्सन मान रहे हैं। तो बिजनेसमैन जो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, हाँ जी, तो वो भी तो बिजनेस की लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि दोनों को सेपरेट एंटिटी हमने ट्रीट किया है। हम तो बिजनेस के अकाउंटेंट है, तो बिजनेसमैन ने कुछ भी दिया वो उसको वापस देना पड़ेगा। तो ये भी तो एक लायबिलिटी है कि बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो ये कभी ना कभी तो उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा। और जब तक उसको पैसा रीपे नहीं कर देते, कैपिटल का रीपेमेंट नहीं हो जाता, तब तक वो प्रॉफिट कमाएगा। जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो ले जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है।
अकाउंटिंग पर्पज से दोनों अलग है, बाकी तो सेम ही हमको पता है, लेकिन अकाउंटिंग में दोनों को हमको अलग रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है अकाउंटिंग का। अपने आप को बिजनेस का अकाउंटेंट मानना या अपने आप को बिजनेस ही मान लो, लेकिन बिजनेसमैन अलग है भैया, दोनों को मिक्स मत करना, वो दूसरा आदमी है। ओके जी, ठीक। सो बिजनेसमैन जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, हाँ, वो भी तो बिजनेस की एक लायबिलिटी है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। कल मैंने आपको बताया था। तो ये जो कैपिटल है, हाँ जी, ये एक बिजनेसमैन ने लगा दी, कितने रुपए लगा दिए, 50 लाख रुपए लगा दिए कैपिटल के। यहीं से हमारी बैलेंस शीट की शुरुआत होती है। एक बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उनका अल्टीमेट इफेक्ट बैलेंस शीट पे जाता ही जाता है। उसी से हमारा एक चैप्टर आता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता है ना, हाँ, उसका यही आता है। अब देखो यहां पर कैपिटल तो आई, लायबिलिटी तो आई 50 लाख रुपए की, हाँ बिल्कुल आई, लेकिन इसके साथ साथ में एक बिजनेस के अंदर पैसा भी तो आया, कैश भी तो आया। अगर उसने चेक दिया है तो बिजनेस के करंट अकाउंट में डाला होगा, बिजनेस का खुद का एक अकाउंट होता है करंट अकाउंट, उसमें डाला होगा, तो वहां पर बैंक में पैसा गया। अगर कैश लेके आया है तो बिजनेस में कैश आया होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं समझाने के लिए भी कैश ही आया, कितना आया, 50 लाख रुपए कैश में लेके आया, तो ये कैसेट आ गई। अच्छा, इसमें से हमने क्या किया, कुछ पैसा जो है बैंक में डाल दिया, तो 20 लाख रुपए तो कैश रख लिया अपने पास में, 30 लाख रुपए बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिए, तो ये हो गया भाई। अब इसी से सब कुछ होता रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया भैया, बिजनेस है तो बिजनेस करना अच्छे से, हाँ करना तो है, तो उसके लिए एक बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा करते हैं एक बिल्डिंग खरीद लेते हैं या एक दुकान खरीद लेते हैं। मान लेते हैं किराने की दुकान है, तो किराने की एक दुकान ही छोटी 10 बाय 15 का एक हॉल खरीद लेते हैं और उसके अंदर किराने का धंधा चलाएंगे। तो एक बिल्डिंग परचेज कर ली फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो बिल्डिंग के साथ में लैंड तो है ही, तो लैंड एंड बिल्डिंग ये हमने खरीद ली फॉर एग्जाम्पल के लिए 20 लाख रुपए में। तो यहां पर हमने बैंक से पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया, तो 20 लाख में से 20 लाख रुपए जो बिल्डिंग परचेज करने में गए हैं वो हमने बैंक से पेमेंट किया, तो बैंक में बच गए 10 लाख रुपए। 30 थे ना, 10 बच गए। देखो अब भी यहाँ पर 50 है और यहाँ भी देखो 20, 20 40 और 10 50, बैलेंस शीट हमेशा ऐसे ही रहेगी। फिर हमने बोला चलो यार कुछ मशीनरी परचेज कर लेते हैं। मतलब मशीनरी में क्या होगा, किराने की दुकान में कौन सी मशीन परचेज करेंगे, कहने का मतलब कोई कंप्यूटर खरीद लिया, जो है हमने एयर कंडीशनर खरीद लिया, एक फ्रीजर रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, उसके बिना तो कोल्ड ड्रिंक्स कैसे बेचेंगे, आइसक्रीम्स कैसे बेचेंगे। तो वो जो हमारी मशीनरीज है फुल मिलाकर के हो गई। वैसे उनको आप उनके नाम से भी दिखा सकते हो, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें हमारे जो है 1 लाख रुपए और खर्च हो गए, और ये 1 लाख रुपए जो हमने पेमेंट किया ये कहां से किया, कैश से किया है, तो यहाँ बच गए हमारे 19। तो अब भी देखोगे तो कितने होंगे, 50 ही होंगे दोनों की साइड टोटल। तो ये जो कैपिटल है इसमें से हम बहुत सारे खर्चे एक बार स्टार्टिंग में करते हैं, ओके। फिर उसके बाद में हमने जो है फर्नीचर बनवा दिया भाई, नहीं तो सारा सामान जमाएंगे किधर। तो फर्नीचर में जो हमारे 5 लाख रुपए लग गए, तो कैश पेमेंट किया तो यहां बच गए 14 लाख रुपए। तो देख रहे हो ना, कोई एसेट इंक्रीज हो रही है, कोई डिक्रीज हो रहा है ना। यहां पर पहले कैश कितना था, 20 था, 50 था पहले, फिर हमने 30 बैंक में डाल दिया, तो कैश इंक्रीज हो गई, बैंक कैश डिक्रीज हो गया, बैंक इंक्रीज हो गया था। एक एसेट इंक्रीज एक डिक्रीज ऐसे हो रहा है ना, हाँ, तभी तो ये हम रूल लगाएंगे ये वाला। देखो एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, ओके। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो करेंगे हम बिजनेस के अंदर, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है, जिनमें फाइनेंशियल करेक्टर होता है, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करके उनको रिकॉर्ड करना होता है। ये तो डेफिनेशन में पढ़ा था, तो वही तो कर रहे हैं। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो बैलेंस शीट पे उसका इफेक्ट जाएगा ही जाएगा, कोई एसेट बढ़ेगी कोई कम होगी, ऐसा होगा ही होगा, ओके। ठीक है सर। फिर उसके अलावा फॉर एग्जांपल के लिए हमने जो है थोड़ा सा क्या, काफी सारा स्टॉक खरीद लिया, माल खरीदा भैया, है ना, भरना तो पड़ेगा ना सामान। तो हमने क्या किया, 10 लाख रुपए का जो है स्टॉक खरीद लिया, गुड्स खरीद लिया। मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था ना, गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है। वो चीज जिसको हम परचेज कर रहे हैं और बिजनेस में यूज करेंगे तो वो अधिकतर एसेट होती है, और वो चीज जिसको हम परचेज इसलिए कर रहे हैं ताकि उसको बेचेंगे, पर्पस वही है बेचने का, तो वो गुड्स होता है। तो वो गुड्स हम परचेज करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, गुड्स को बेच देंगे तो स्टॉक कम हो जाएगा। तो ये कहां से पैसे गए, ये भी कैश से गए, तो यहाँ बच गए 4 लाख रुपए। इस तरीके से कुछ स्टॉक जो है, कुछ गुड्स जो है हमने उधार खरीद लिया, है ना, सप्लायर से उधार भी तो खरीदते हैं। कल बताया था ना क्रेडिटर और डेटर, जब हम गुड्स उधार परचेज करेंगे, अब देखना बहुत अच्छा आने वाला, उधार गुड्स परचेज करेंगे तो सामने वाले को पैसा देना है हमें, और वो हमारे लिए क्रेडिटर है, लायबिलिटी है।
तो हमने उधार परचेज कर लिया, मान लेते हैं 2 लाख रुपए का गुड्स, तो 2 लाख रुपए का गुड्स उधार परचेज किया तो स्टॉक जो हमारा 10 लाख है वो बढ़ के 12 लाख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुड्स अगर परचेज करोगे तो स्टॉक बढ़ेगा। गुड्स 10 का पहले था, 2 लाख का और आ गया तो स्टॉक बढ़ गया। लेकिन उसके साथ साथ में हमने पेमेंट किया ही नहीं, तो कैशबैक कम नहीं होंगे बल्कि उधार ही है, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, उसको ही हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। यहां हो गए हमारे 2 लाख रुपए के। अब दोनों साइड की टोटल करोगे ना तो 52 लाख रुपीज होगी। ओके, फिर हम मान लेते हैं हमने क्या किया, कुछ गुड्स परचेज किया है, किराने का दुकान पूरा सेट हो गया, हमने कुछ गुड्स सेल कर दिया, माल बेच दिया। जैसे गुड्स सेल करेंगे, हाँ, तो क्या होगा, अगर कैश सेल कर रहे हो तो पैसा आएगा, तो स्टॉक कम हो जाएगा। मान लेते हैं 1 लाख रुपए का हमने गुड्स जो है सेल कर दिया, तो 12 था ना, यहाँ की स्टॉक कम हो जाएगा ना भाई, गुड्स चला गया, आपने बेचोगे तो माल जाएगा ही ना, तो 11 हो गया, और कैश आ गया हमारे पास 1 लाख का, तो ये 5 लाख रुपए हो गए। इसकी जगह चेक आता तो यहाँ 11 कर देते। ओके सर, उधार भी तो बेच सकते हैं, बिल्कुल, जब उधार बेचते हैं तो डेटर होता है सामने वाले का, तो हमने जो है उधार गुड सेल कर दिया 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख रुपए का जैसे उधार सेल किया तो स्टॉक तो कम हो जाएगा, 11 में से 3 गए, यहाँ हो जाएगा 8। ओके, तो सर 3 लाख रुपए आएंगे क्या? नहीं, उधारी में पैसे तो आते ही नहीं है, वो बाद में देगा, तो बाद में उससे लेने हैं, तो वो हमारी एसेट है, देने थोड़ी है, देने होते तो लाइबिलिटी होती, लेने हैं, माल बेचा है। ऐसा होता है क्या कोई कुछ बेच भी दो और पैसे भी दे दो? ऐसा थोड़ी होता है, कुछ बेचा है तो पैसे आएंगे, आएंगे, आए थोड़ी है, तो वहां पर वो हमारा हो गया डेटर, ये हो गया हमारा 3 लाख रुपए का। तो इस तरीके से हर ट्रांजैक्शन के अंदर आपकी जो बैलेंस शीट है ये चेंज होती रहती है, कोई एसेट इंक्रीज होती है, कोई एसेट डिक्रीज होती है, कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है, कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है, ये होता ही रहता है। जैसे हमने बैंक लोन ले लिया मान लेते हैं, तो जैसे हमने बैंक लोन लिया, कितने का लिया भैया? हमने बैंक लोन ले लिया 5 लाख रुपए का, तो लायबिलिटी तो इंक्रीज हो गई, इसके साथ साथ में पैसा भी तो आया। अब बैंक ने हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दिए, तो बैंक में जो हमारा अकाउंट है, बैंक अकाउंट, वो 10 लाख था, अब वो कितना हो गया? 15 लाख रुपए। तो इस तरीके से यहाँ देखो, एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, एक एसेट भी इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज डिक्रीज चलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, हर ट्रांजैक्शन में ये जो एसेट एंड लायबिलिटी का रूल है इसको एप्लीकेबल करना है, और ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट आपको करना है, उससे ही मामला आगे बढ़ेगा। ओके जी, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं, बहुत सारी लॉसेस जो होते हैं, बहुत सारी इनकम्स और प्रॉफिट्स भी होते हैं जिसपे नॉमिनल रूल लगता है, उसका भी इफेक्ट बैलेंस शीट पे पड़ता ही पड़ता है। ये ध्यान रखना, बिल्कुल है, बैलेंस शीट पे उसका इफेक्ट पड़ता है, तो वो कैपिटल में हम सीधा इफेक्ट दिखाते हैं। अगर जैसे प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल बढ़ा देंगे, और अगर कोई खर्चा हो गया, लॉस हो गया, तो कैपिटल कम हो जाएगी, कोई इनकम होगी तो कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखना, अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसे ही तो करते हैं, अगर कोई प्रॉफिट हो जाए, कोई इनकम हो जाए, तो हम कैपिटल बढ़ा देंगे, कोई लॉस हो जाए, कोई एक्सपेंस हो जाए, तो हम कैपिटल को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, ब्रैकेट मतलब माइनस। ओके, तो ये आपका जो नॉमिनल अकाउंट है उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे इस तरीके से आता है। वैसे इनडायरेक्टली आता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके एंड में जो नेट प्रॉफिट आता है ना, उसका इफेक्ट यहाँ आता है। हर ट्रांजैक्शन का यहाँ इफेक्ट हम नहीं देते हैं, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर अगर हम सीखे, समझे अकाउंटिंग इक्वेशन को, तो ऐसे ही होता है। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट जो होती है ना, वो प्रिपेयर होती है। अब आप दोनों साइड की अगर टोटल करके देखोगे ना, तो बिल्कुल सेम आएगी। ठीक है, करूं मैं? यहाँ देखिए, करते हैं। तो यहाँ तो आपका हो गया, ये तो सिंपल ही है, 55 और 2 57, 57,000, 57 लाख। यहाँ हो जाएगा आपके 20 और 1 21, और 5 हो जाएंगे आपके 25 26 26 27 28 29 37 37, और हो जाएंगे 5 37 और 5 हो गए 42 42, और 15 10 कर दो तो 52 52 और 5 57। तो बैलेंस शीट के दोनों साइड की टोटल जो है हमेशा एसेट एंड लायबिलिटी साइड की क्या आएगी? सेम आएगी। ओके, तो ये बैलेंस शीट है। अब इससे आपको ये पता चला कि ये जो रूल्स मैं यहां बता रहा था ना अकाउंटिंग के, वो किस तरीके से काम करेंगे। तो वो इस तरीके से काम करेंगे, कोई एसेट इंक्रीज, कोई डिक्रीज, कोई लायबिलिटी इंक्रीज, कोई लायबिलिटी डिक्रीज, जब वो होगी तो हम इस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे।
ओके जी, तो आपको क्या करना है सर, आपको दो चीजें करनी है। एक तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो मैंने टर्म्स बताई थी आपको काफी सारी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड नंबर, आपको ये रूल जो है ये अच्छे से याद होने चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और थर्ड नंबर, ये जो बैलेंस शीट है बेटा, एक बार आप याद कर लो, फिर इस बैलेंस शीट से हम सीधा मिलेंगे फाइनल अकाउंट में, क्योंकि इसके बाद तो हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। और ट्रांजेक्शन्स को जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो करते हैं हम जर्नल के फॉर्मेट में, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट इस तरीके का होता है, ये भी बता देता हूं, और एक ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करके भी दिखाता। ये जर्नल का फॉर्मेट होता है, मतलब ये बुक्स ऑफ अकाउंट है रिकॉर्ड करने के लिए। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड यहां किया जाता है, बैलेंस शीट में नहीं किया जाता है। वो तो एसेट लायबिलिटी का क्या इफेक्ट है वो समझा रहा था। इसका नाम है जर्नल। यहां आता है डेट, सॉरी यहां पर्टिकुलर, यहां आ जाएगा एलएफ, लेजर फोलियो। क्लासिफिकेशन जब करते हैं ना लेजर में, उसका है ये। इसमें वैसे हम कुछ लिखते नहीं है, ठीक है, इसमें हम कुछ लिखते नहीं है लेजर फोलियो के अंदर। अब जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आपको बताता हूं फॉर एग्जांपल के लिए, हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 50 लाख। 50 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। किसने किया? बिजनेसमैन ने। ओके, तो बिजनेस में दो इफेक्ट आए। एक तो ये आई आपकी क्या, कैपिटल। कैपिटल एक क्या होती है? लायबिलिटी होती है, अभी बताया। और कैपिटल क्या हो गई? लायबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। पहले कोई लायबिलिटी नहीं थी हमारी बिजनेस की, लेकिन बिजनेस ने 50 लाख रुपए दिए तो हमारा लायबिलिटी पैसा उसका है भैया, यूज करना अच्छे से, और एंड में जब बिजनेस बंद होगा तो वापस देना है। तो ये लायबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, ये देखो यहां पर, ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी अगर क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, प्लस मतलब इंक्रीज, तो क्या करते हैं? क्रेडिट। हाँ जी, तो ये क्या होगा? ये होगा क्रेडिट। और यहां पर जो ये बिजनेस स्टार्ट किया है, ये पैसे तो आ गए, कैश तो आ गया 50 लाख रुपए का, कैपिटल कैपिटल तो आई है, लेकिन इसके साथ में हमारे पास में कैश भी तो आया है। कैश भी क्या हो गया आपका? इंक्रीज हो गया। और कैश एक तरह की क्या है? एसेट है। और अगर एसेट इंक्रीज होती है, देखो आया था ना, कैपिटल भी आई थी तो कैश भी आया था। और अगर एसेट इंक्रीज हो जाए कैश नाम की, तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। हाँ, तो हम यहां पर करेंगे डेबिट। इसको इसको क्या करेंगे? डेबिट। तो कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। यस। तो आपको किस तरीके से एंट्री शो करनी है? अब डेट नहीं है तो मैं सीरियल नंबर 1 लिख दिया। यहां लिखोगे आप सबसे पहले डेबिट वाला। डेबिट कौन है? कैश। तो यहां लिखोगे कैश अकाउंट, इधर लिखना आपको डेबिट। और फिर क्या लिखोगे सर? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ध्यान से रुकना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। हाँ, तो यहां आ गया डेबिट का कॉलम, इसमें लिख देंगे 50 लाख रुपए कैश वाले। और यहां आ गया क्रेडिट का कॉलम, इसमें लिख देंगे कैपिटल वाले 50 लाख रुपए। लेकिन ये जो है ना, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इसके डेबिट और क्रेडिट, ये ठीक था। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़े, 1494 के अंदर जब डबल अकाउंटिंग सिस्टम आया, लुका पैसियोली ने दिया, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट किया, फिर और आगे बढ़ी जब, तो फिर धीरे धीरे प्रेजेंटेशन को और अच्छा किया गया। और प्रेजेंटेशन को अच्छा करते करते ये बोला गया कि यार सिस्टमैटिक मैनर में करो थोड़ा। ये फिर ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन, डेबिट क्रेडिट, वो फिर मजा नहीं है उसमें, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। तो इन्होंने बोला कि भाई डेबिट को तो ऐसे ही लिखो, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन जो क्रेडिट है उसको ऐसे लिखो। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा स्पेस दो, टू लिखो, और लिखो जो क्रेडिट हो रहा है कौन हो रहा है? कैपिटल अकाउंट। बस उसके आगे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं। और यहां पर नरेशन लिख दो भाई, ये है क्या? ये है भाई बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है। और फिर ये पर्टिकुलर वाला कॉलम बंद कर लो, ये आपकी होगी एक एंट्री। फर्स्ट फॉर एग्जांपल के लिए ये एंट्री है हमारी 1 जनवरी की, तो 1 जनवरी 2026, ये एक एंट्री है, एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है। ऐसे के ऐसे जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन है उनको हमको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक ट्रांजैक्शन और बताता हूं। मान लेते 5 जनवरी 2026 को एक ट्रांजैक्शन हुआ, परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 3 लाख, ठीक है। 3 लाख में मशीन खरीदी हमने। कितने में खरीदी? 3 लाख रुपए मशीन खरीदी। ये वाली बैलेंस शीट से मैं नहीं कर रहा हूं, है ना, ये तो ऐसे समझाने के लिए था, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा। ओके, तो डेटा मैच मत करना। तो अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, एक तो मशीनरी, एक क्या है? एसेट है। हाँ, तो एसेट क्या हो रही है? इंक्रीज। और एसेट इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट।
इसके अलावा मशीन खरीदेंगे तो कैश तो कम होगा, और कैश नाम की एसेट अगर कम होगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ये देखो, एसेट अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट, मशीन इंक्रीज हो गई, मशीन आई हमारे, मशीन नाम की एसेट आई है तो डेबिट, कैश नाम की एसेट कम हो गई तो क्रेडिट। तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, 3 लाख रुपीज। तो आइए 5 जनवरी को एंट्री करो। तो यहां पर हम करेंगे 5 जनवरी 2026। मशीनरी जो डेबिट है उसको पहले लिखेंगे, तो यहां आ गया मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू कर देंगे हम क्या, कैश जो क्रेडिट हो रहा है, कैश जा रहा है इस बार, ओके। कैश नाम की एसेट कम हो रही है कितना, 3 लाख। और यहां लिख देंगे मशीन या मशीनरी परचेज्ड ऑफ रुपीज 3 लाख। ये नरेशन, इसको नरेशन बोलते, पर्टिकुलर वाला बंद हो जाएगा। इस तरीके से इस जर्नल नाम की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन जिनमें फाइनेंशियल करेक्टर हो, जिनको मनी में मेजर किया जा सकता हो, उनको आइडेंटिफाई करके हमको इस बुक्स ऑफ अकाउंट जर्नल के अंदर क्या करना पड़ता है, उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है, और इसी को बोलते हैं हम जर्नल एंट्रीज। तो आई होप आपको समझ आया होगा आज के लेक्चर के अंदर कि वो जो रूल्स है एसेट लायबिलिटी और नॉमिनल अकाउंट वाले वो कितने इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट को अच्छे से याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी एसेट होती है, कौन सी लायबिलिटी होती है। वैसे इनके अलावा एसेट्स और लायबिलिटी और भी होती है, लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि एक बार में आपको समझ में आ जाए, तो ये याद कर लेना, ये रूल्स याद कर लेना। एंड जो जर्नल एंट्री या ट्रांजैक्शन को जो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल नाम की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसका फॉर्मेट ये होता है, और उसके अंदर कोई भी अकाउंटिंग एंट्री को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो आज का लेक्चर आई होप बहुत इंपॉर्टेंट था आगे बढ़ने के लिए। अब कल से हम क्या करेंगे, अब हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को इस जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, और बहुत सारे अलग अलग ट्रांजैक्शंस को हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके भी बता देना कि आपको इस लेक्चर कैसा लगा, कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।